नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में हम लोग 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है 1857 के विद्रोह के पश्चात लाया गया। इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड डर्बी थे। लॉर्ड डर्बी इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे। यह अधिनियम का लाने का मुख्य उद्देश्य जो था, भारत में प्रशासनिक मशीनरी को सुधार करना था, जिससे कि इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण एवं नियंत्रण किया जा सके। एक और फैक्ट है इस संदर्भ में, इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे, यह ध्यान रखेंगे। अब हम जानेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे और इसमें कौन कौन से परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। तो हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, इस अधिनियम के तहत पहला प्रावधान यह था और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत के शासन को कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन अथवा ताज को सौंप दिया गया या उसके अधीन कर दिया गया, और इस तरह से भारत में जो कंपनी का शासन था वह समाप्त हो गया और वह प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। भारत के शासन को जब ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया तो इस कार्य को जो है महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा के तहत की गई थी, और इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया गया था। 1 नवंबर 1858। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगला प्रावधान के बारे में जानेंगे। इस अधिनियम के तहत अगला प्रावधान यह किया गया कि इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अर्थात अब जो भारत के गवर्नर जनरल जो होंगे वो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे, वो वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। और इस समय अर्थात 1858 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। चूँकि एक और चीज़ जानेंगे हम लोग कि यह सवाल पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग। तो चूंकि 1857 के विद्रोह के पश्चात यह अधिनियम लाया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इसलिए जब यह पदनाम बदला तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय बने। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है और यह पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे, तो यह लॉर्ड कैनिंग ही थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय बने। अब यह वायसराय जो है ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। पहले जो गवर्नर जनरल नहीं होता था, अब यह वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया, इसीलिए इसका नाम जो है वायसराय किया गया था। इसके अगले प्रावधान के बारे में हम जानेंगे। तीसरा प्रावधान यह था कि इस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल एवं नियंत्रक बोर्ड या नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, जिसे हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसे निदेशक मंडल कहते हैं। और दूसरा जो था नियंत्रक मंडल, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से भारत में द्वैत शासन प्रणाली की जो व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। यह द्वैत पर शासन की प्रणाली जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था और यह प्रावधान भी अब समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अगला प्रावधान, तो चौथा प्रावधान यह किया गया था कि इस अधिनियम के तहत एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया। भारत का राज सचिव, इसे
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अर्थात भारत के या का राज सचिव। यह भारत का राज जो सचिव होता था, इसको क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रशासनिक संबंधी जो भी शक्तियाँ थी उसको यह शक्ति प्रदान कर दिया गया। और भारत का जो राज सचिव होता था वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल या संसद का सदस्य होता था। अर्थात यह अनिवार्यता थी कि जो भी व्यक्ति भारत का राज सचिव बनेगा वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। और यह जो सचिव जो अपने भारत में प्रशासनिक संबंधी जो भी कार्य थे उसके लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी ब्रिटिश संसद के प्रति थी। अर्थात यह सचिव जो है अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट को इसके द्वारा, अर्थात यह अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करता था। अब हम अगला प्रावधान देखेंगे इस अधिनियम के बारे में। 5वां प्रावधान यह था कि इस राज सचिव के लिए सहायता के लिए या परामर्श के लिए एक सभा का गठन किया गया। अर्थात इस सभा का नाम भारत परिषद था। भारत परिषद इंडिया काउंसिल, इसे इंडिया काउंसिल भी कहा जाता है। यह इंडिया काउंसिल जो है अर्थात भारत परिषद जो है 15 सदस्यों से मिलकर बनता था। 15 सदस्य मिलकर बनता था, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था एवं 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर द्वारा किया जाना था। अगला क्या था कि भारत परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत सचिव को बनाया गया और यह जो अपने कार्य के लिए उत्तरदायी केवल ब्रिटिश संसद को होता था। एक प्रावधान यह भी जानेंगे इसके तहत कि भारत परिषद के जो भी सदस्य होते थे, अर्थात भारत सचिव हो या इसके अन्य सदस्य हो, इन सभी का वेतन जो है एवं परिषद से संबंधित अन्य खर्च या व्यय यह जो है भारतीय राजस्व से दिया जाता था या भारतीय राजस्व से देना पड़ता था। इसके तहत अगला प्रावधान यह किया गया कि भारत परिषद में जो भी निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत के आधार पर लिए जाते थे और उसमें भारत सचिव को भी एक समान मत देने का अधिकार था। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जब मत समान हो जाता था तो उस विशेष परिस्थिति में एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार जो है भारत सचिव को प्राप्त होता था। इसे कास्टिंग वोट अर्थात निर्णायक वोट भी कहते हैं या निर्णायक मत भी कहते हैं। कास्टिंग वोट जब परिषद में समान मत हो जाए किसी विषय पर या किसी मामले में, उस समय जो है भारत राज सचिव जो है अपना मत जो निर्णायक मत देता था। भारत राज सचिव जो है अर्थव्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में परिषद के निर्णय को मानने के लिए हेतु बाध्य था, लेकिन इससे अन्य जो भी मामले थे उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था, उसे अस्वीकार या ठुकरा सकता था। तो इस तरह से इसके तहत प्रावधान किए गए थे। और यह भी हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात जानेंगे, जो इंडिया काउंसिल जो है भारत परिषद, इसके बाद जो भी अधिनियम पारित किए गए इसलिए उसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने 1858 के अधिनियम से संबंधित जो भी प्रमुख प्रावधान थे उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग और अगले अधिनियम के बारे में जो भी प्रमुख होंगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।